हेलो एवरीवन, मैं अरुण टेट्स प्लानेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हम पिछले कुछ 2-4 लेक्चर से हम लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड 2-3 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास भी आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज की थ्योरी में हम बात करेंगे स्किनर की थ्योरी। स्किनर ने लर्निंग से रिलेटेड जो थ्योरी दी थी, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो के साथ और हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये लेक्चर आज की क्लास लगभग 30 मिनट तक जाने वाली है। उसमें मेरा मकसद सिर्फ किसी भी चीज़ को या इस थ्योरी को पूरे जड़ से लेकर चलना है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं तो 5 मिनट में भी ये टॉपिक ख़त्म कर सकता हूं। जल्दी जल्दी क्या थ्योरी थी, क्या प्रयोग किए थे उन्होंने, जल्दी जल्दी। लेकिन मैं हर एक शब्द जिसका इस थ्योरी में यूज़ हुआ है, जिसके बारे में क्या बातें निकल के आती है और उस शब्द से थ्योरी में क्या मतलब समझाना चाहा स्किनर ने, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। हम बात करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आज हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल जड़ से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे अन्य और कई नामों से भी जानते हैं। हम इनको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको आर थ्योरी भी बोलते हैं। इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ये अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है। तो हम आज इसमें बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट तक बने रहे। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो सन 1938 में किया गया था। इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1938 में किया गया और जिसके द्वारा किया गया उन मनोवैज्ञानिक का नाम था B.F. स्किनर। उनका नाम था B.F. स्किनर। इनका पूरा नाम है ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो कहाँ के रहने वाले थे, जो यूएसए के रहने वाले थे। तो 1938 में इन्होंने अपना ये प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हमारे सामने लेके आए, जिनका नाम B.F. स्किनर था। इनका पूरा नाम ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो ये एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब हम इस सिद्धांत के बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे और आगे साथ में एक चीज और याद रखना, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रयोग किस पर आधारित है। तो ये प्रयोग इन्होंने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, मतलब उसी को आगे बढ़ाते हुए इस
सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या है। अगर ये वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी हो तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के जो मुख्य 3 नियम दिए थे, उन्होंने उसमें एक नियम दिया था प्रभाव का नियम, जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि व्यक्ति किसी चीज को सीखना चाहता है या किसी कार्य को करना चाहता है तो वो कब करेगा उस काम को, जब इस काम को करने से उस व्यक्ति पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। यदि उस बच्चे पर या उस व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उस कार्य को या उस चीज को सीखने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर उन्होंने ये नियम दिया, और उन्होंने इस नियम में ये बताया था कि बच्चा जब तक उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो ही बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेगा। तो इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने कुछ बात बताई, जिसके बारे में हम देखते हैं आगे। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो अनुक्रिया करता है, बच्चा जो रिस्पॉन्स करता है वो 2 प्रकार से करता है। मतलब बच्चे की सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। उन्होंने बोला कि बच्चा 2 प्रकार से सीखने की प्रक्रिया करता है। अब वो क्या होती है, तो सबसे पहली होती है रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और दूसरी होती है ऑपरेंट रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है, अब हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल अच्छे से आपको ये चैप्टर आज समझ, ये टॉपिक आपको आज बहुत अच्छे से समझ आने वाला। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया, और दूसरा होता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया बोलते हैं। अब प्रतिवादी अनुक्रिया क्या होती है और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया क्या होती है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया। तो प्रतिवादी अनुक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे के सामने जो उद्दीपन होता है वो अस्वाभाविक होता है। मतलब यह क्रिया एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा होती है। यह क्रिया एक अस्पष्ट अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा होती है। यह क्रिया स्पष्ट उद्दीपन द्वारा होती है। और स्पष्ट उद्दीपन द्वारा तो कैसे, इससे पहले मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में जो प्रयोग किया गया था बिल्ली पर। तो क्या किया था उन्होंने, बिल्ली का प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजरे में एक बॉक्स में बंद करके उसके सामने एक मछली का टुकड़ा जो बिल्ली के लिए भोजन था वो सामने रख दिया था। तो अब बिल्ली क्या कर रही थी, उस पिंजरे में उस मछली के टुकड़े को देखकर क्या कर रही थी, एक्टिविटीज कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी। तो यहाँ पर क्या था, उद्दीपन था। उद्दीपन क्या था, यहाँ पर मछली का टुकड़ा, उसको देखकर क्या कर रही थी, यहाँ पर बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही थी। मतलब यहाँ पर जो क्रिया हो रही थी, जो अनुक्रिया हो रही थी, उसकी वजह पूरी तरीके से मछली का टुकड़ा जो बिल्ली को स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो वहां पर रिस्पोंडेड रिस्पॉन्स हो रहा था, मतलब प्रतिवादी अनुक्रिया हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अस्पष्ट उद्दीपन होता है। अस्पष्ट उद्दीपन मतलब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर उद्दीपन होता नहीं है, और अगर उद्दीपन होता भी है तो वो पुनर्वलन के रूप में। अस्पष्ट उद्दीपन होता है तो वो भी पुनर्वलन के रूप में। वो कैसे होता है हम आगे जानेंगे। अस्पष्ट उद्दीपन मतलब यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति स्वाभाविक क्रियाएं करता है। स्वाभाविक या ऐच्छिक क्रियाएं जिसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाएं करता है। जैसे हम बात करें टहलना,
या बात करना या फिर बॉक्स में लीवर का दबाना। बॉक्स में लीवर का दबाना ये भी एक ऐच्छिक क्रिया थी। हम इसका भी प्रयोग के बारे में जब देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये स्पष्ट उद्दीपन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ तक आपको दो चीज समझ में आई होगी कि प्रतिवादी अनुक्रिया के द्वारा भी बच्चा सीखने की प्रोसेस करता है और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के द्वारा भी बच्चा सीखने की प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर स्किनर ने जो सीखने का जो सिद्धांत दिया, जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, वो ऑपरेंट रिस्पॉन्स के आधार पर दिया। मतलब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के आधार पर इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का प्रयोग या फिर इस प्रकार की अनुक्रिया का प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पर याद रखना, ये काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे सामने निकल के आया कि जो सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो किस प्रकार की अनुक्रिया पर आधारित है। तो वो है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर आधारित है और इसीलिए इस सिद्धांत का नाम भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत रखा गया है। यहाँ तक उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे। इसमें इन्होंने क्या किया, जो प्रयोग किया उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सबसे पहले या फिर हम बात करते हैं इसमें जो प्रयोग इन्होंने किया वो किस प्रकार से किया। तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो चूहे पर किया। चूहे को एक बॉक्स में बंद करके उसमें कुछ प्रकार का अरेंजमेंट किया। वो अरेंजमेंट क्या था, उस चूहे में मतलब चूहे का जो बॉक्स था उसमें एक लीवर लगा हुआ था और ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए थे। मतलब यहाँ पर साउंड जहाँ से आता था वो वहीं एक प्याला लगा था। मतलब उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी कि यदि चूहा अपने पैरों से लीवर को दबाता है तो लीवर के दबते ही उस प्याले में भोजन की व्यवस्था हो जाती थी चूहे के लिए। मतलब चूहा जैसे ही लीवर को दबाता प्याले से भोजन निकलकर चूहे के सामने आ जाता। इस प्रकार का उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया था एक बॉक्स में। और इस बॉक्स का नाम स्किनर ने तो कुछ नहीं रखा, लेकिन आगे चल के उनके कुछ स्टूडेंट ने उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा था। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, अब हम उसके बारे में देखते हैं कि जैसे ही मान के चलिए यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था और यहाँ पर क्या हो रहा था, चूहा था एक, यहाँ पर एक प्याला था कि जैसे ही यहाँ पर ये चूहा क्या करता है, इसको पैर को दबाता, इस प्याले मतलब सॉरी इस लीवर को दबाता, तो यहाँ से क्या होता है, भोजन निकल के चूहे के सामने पहुंच जाता। तो अब ये क्रिया यहाँ पर चूहा क्या करता, वैसे ही नॉर्मल एक्टिविटी करता। मतलब जैसे यदि चूहा भूखा होता है तो वो क्या करता है, इस पिंजरे में घूमता है, इस बॉक्स में घूमता है, नॉर्मल एक्टिविटी करता है। तो क्या होता है, गलती से उसका पैर इस लीवर जो इस बॉक्स में लगे लीवर पर जैसे ही पड़ता है, तो जैसे ही पड़ता है तो उसके सामने क्या आ जाता है, इस प्याले से भोजन उसके सामने पहुंच जाता है। अब क्या करता है, फिर वापस उस के द्वारा यही क्रिया की जाती है। जैसे ही वो इस लीवर पर पैर रखता है उसके सामने क्या आ जाता है, भोजन आ जाता है। मतलब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर इसके लिए जो भोजन था उसको जानकारी नहीं थी कि मैं जैसे ही इस पर क्या रखूंगा, पैर रखूंगा तो मेरे सामने भोजन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे वो बार बार क्रिया करने के बाद सीख रहा है कि लीवर पर जैसे ही पैर दबाते हैं, मतलब लीवर को जैसे ही दबाते हैं हमारे सामने क्या जाएगा, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हो जाती है उस बॉक्स में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो भोजन था वो क्या था इसके लिए। अब ये एक बार और मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अब जैसे ये क्रिया बार बार की जाती है तो अब क्या करता है, चूहा पहले बहुत ज्यादा एक्टिविटी करके लीवर तक पहुंच पाता था और उसको दबाता था, लेकिन अब क्या बार बार वही क्रिया करने से उसको इस चीज की पहचान हो गई कि वो जैसे ही लीवर को दबाएगा उसके सामने क्या आ जाएगा, भोजन निकलकर उसके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। मतलब अब सीखने का आधार यहाँ पर वो नहीं है कि जो थॉर्नडाइक ने बताया था बिल्ली पर अपना प्रयोग करके। एक चीज याद रखना, क्योंकि वहां पर भी सेम कंडीशन थी। बिल्ली क्या कर रही थी, उस उद्दीपक को देख देख के बार बार रिस्पॉन्स कर रही थी और बार बार करके एक बार वो पिंजरे में लगा लीवर दबा के और सामने जो उद्दीपक था, जो मछली का टुकड़ा था, वहां कर पहुंच जाती थी।
अब वहां पर और यहाँ पर दोनों सेम तो है, क्योंकि ये भी बार बार क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो लीवर पर पैर लगा, जैसे लगाता है तो क्या करता है, उसके सामने भोजन आ जाता है। मतलब ये भी बार बार करने के बाद ही सीखा, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि वहां पर उसके सामने उद्दीपक था, पूरी तरीके से स्पष्ट था, उसको खाने के लिए वो एक्टिविटी कर रही थी, उसे प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि चूहे को मालूम नहीं था कि इस लीवर पर पैर लगते से ही उसके सामने भोजन आ जाएगा, मतलब उसके सामने एक स्पष्ट उद्दीपक नहीं था। ये दोनों ही अब दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, याद रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चूहा सीख जाता है, मतलब अब वो बार बार क्रिया क्यों करता है, यहाँ से ये बात सामने निकल के आती है कि इस चूहे को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। भोजन मिलने के कारण वो यही क्रिया क्या करता है, बार बार दोहराता है, इसीलिए वो क्या करता है, सीखता है। तो इसका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में क्या निष्कर्ष निकल के आया, इस सिद्धांत में ये निष्कर्ष निकल के आया कि यदि किसी अनुक्रिया करने के बाद व्यक्ति को पुनर्वलन मिलता है तो वो उस काम को करना चाहता है, और वो बार बार करना चाहता है, और क्या होता है, वो ऐसे ही प्रकार से उस काम को सीख जाता है, वो उस चीज को सीख जाता है। मतलब अब यहाँ पर वो चूहा लीवर को दबाना क्यों सीखा, क्योंकि उसे क्या मिल रहा था, भोजन मिल गया था। मतलब भोजन यहाँ पर क्या था, उस चूहे के लिए रीइंफोर्समेंट था, पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। तो इस निष्कर्ष में, इस प्रयोग में उन्होंने यही बताना चाहा कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को बार बार इसलिए करता है क्योंकि उसको उस कार्य के करने से क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, इसलिए उस कार्य को बार बार करना चाहता है, और इसी प्रकार वो करते करते उस कार्य को सीख जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक शब्द निकल के आया, पुनर्बलन। अब पुनर्बलन क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या होता है, तो पुनर्बलन के बारे में भी मैं बताऊंगा, और इसमें याद रखना ये भी इन्होंने, स्किनर ने पुनर्बलन को भी दो प्रकार से डिवाइड किया है। सबसे पहला है पॉजिटिव पुनर्बलन और दूसरा है नेगेटिव पुनर्बलन। अब सबसे पहले हम रीइंफोर्समेंट देख लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो रीइंफोर्समेंट, इस प्रयोग की अगर हम बात करें तो चूहे को जो लीवर दबाने के बाद जो भोजन उसको प्राप्त हो रहा था तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट था, और जैसे ही उसको भोजन की भूख लगती तो वो उस लीवर को दबाता ताकि उसे भोजन मिल जाए। मतलब वो लीवर को दबाने की जो क्रिया था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भोजन मिल रहा था, और भोजन उसके लिए क्या था, एक रीइंफोर्समेंट था, एक पुनर्बलन था। अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो पुनर्बलन एक ऐसी व्यवस्था है या पुनर्बलन एक ऐसी उद्दीपक है या एक ऐसा उद्दीपन है जो किसी कार्य को भविष्य में कार्य किए जाने की संभावना को बढ़ाता है। मतलब पुनर्बलन के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को आगे भी करने की इच्छा रखता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में हम बात करें तो जैसे मान के चलिए पुरस्कार या भोजन। अब पुरस्कार या भोजन मतलब ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। मतलब भोजन का अभी हमने देखा कि जैसे चूहे को भोजन मिल रहा था तो वो लीवर को बार बार दबा रहा था, मतलब बार बार अनुक्रिया कर रहा, तो ये उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पुरस्कार ये शब्द जैसे मान के चलिए अगर बच्चा किसी क्लास में टॉपर आता है या अच्छे मार्क्स लाता है तो टीचर द्वारा उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं उस कार्य को और अच्छे से करने की सोचता है। उसको एक अंदर से उम्मीद होती है, आशा की किरण निकल के आती है ताकि वो किसी कार्य को और अच्छे से करे, उस चीज को और ज्यादा सीखे और बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। वहीं उन्होंने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी बात की है। जैसे हम बात करें दंड, मतलब ये भी क्या करता है, रीइंफोर्समेंट है। मतलब कि यदि बच्चा किसी गलत कार्य को करता है तो वहां पर उस कार्य को सुधरवाने के लिए, उस कार्य से उसका ध्यान हटाने के लिए वहां पर बच्चे को दंड दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट है, लेकिन ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में जब दोनों की तुलना की और इन्होंने जब इनको शिक्षा से जोड़ा तो उन्होंने ये बात सामने रखी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की अपेक्षा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट
रीइंफोर्समेंट एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का करना चाहिए अगर बच्चे के किसी प्रकार से अधिगम कराना हो तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एक नया शब्द पुनर्वलन अनुसूची। पुनर्वलन अनुसूची क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो पुनर्वलन अनुसूची क्या होती है, इसके बारे में भी हम जल्दी से देखते हैं कि ये क्या होती है। ये किसी योजना होती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है, एक ऐसी योजना होती है जिसमें इस चीज के बारे में बताया जाता है कि किसी अनुक्रिया के बाद व्यक्ति को या स्कूल में बच्चे को कितना पुनर्वलन दिया जाना चाहिए या फिर कितने टाइम के बाद बच्चे को पुनर्वलन दिया जाएगा। एक बार और सुनना, रीइंफोर्समेंट या शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन अनुसूची क्या होती है। तो पुनर्वलन अनुसूची एक ऐसी योजना होती है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि किसी बच्चे को कितना रीइंफोर्समेंट देना है और कितने समय के बाद देना है। अब हम बात कर रहे हैं पुनर्वलन अनुसूची की, तो ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आंशिक और दूसरी होती है सतत। तो आंशिक पुनर्वलन और सतत पुनर्वलन, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट और हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है और कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि इसमें किसी अनुक्रिया के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और कभी कभी किसी अनुक्रिया के बाद बच्चों को रीइंफोर्समेंट नहीं भी दिया जाता हो। मतलब कि बच्चे को किसी अच्छे काम के लिए एक बार तो उसको शाबाशी दी जाती हो, लेकिन वहीं किसी दूसरे अच्छे काम के लिए हो सकता है उसको रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन नहीं दिया जाता। तो मतलब किसी क्रिया के बाद पुनर्वलन दिया जाता है और किसी क्रिया के बाद पुनर्वलन नहीं दिया जाता है, आंशिक पुनर्वलन की बात करें। और सतत पुनर्वलन की अगर हम बात करें या कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अनुक्रिया के बाद व्यक्ति को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। और दूसरी चीज, जब इन्होंने इन दोनों की तुलना करी, स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक ने जब तुलना करी तो उन्होंने ये रिजल्ट सामने रखा कि आंशिक पुनर्वलन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की अपेक्षा ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा बेहतर है। अगर बच्चे को कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा तो वो उसकी आदत हो जाएगी और उस पर उसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने आंशिक पुनर्वलन को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बताया। जहां तक उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम एक और नया शब्द इसके बाद या इस सिद्धांत में प्रयोग होता है, उस लास्ट शब्द की भी हम बात करते हैं, अंतर्नोद, या हम इसको बोलते हैं डेराइव। ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सिद्धांत के अंदर। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अंतर्नोद क्या होता है, तो अंतर्नोद किसी भी व्यक्ति की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी अनुक्रिया को करने के लिए उसको अंदर से प्रेरित करता हो। याद रखना, एक बार और सुनना मेरी बात, यह किसी व्यक्ति की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी कार्य को या किसी अनुक्रिया को करने के लिए व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करता हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो भूख। और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रयोग में, स्किनर ने अपने प्रयोग में एक बात सामने रखी थी कि यदि चूहा बहुत ज्यादा भूखा होता था तब वो लीवर को ज्यादा दबाता था, ज्यादा एक्टिविटीज उस पिंजरे के अंदर करता था, लेकिन जब चूहा भूखा नहीं होता था तो वो लीवर को नहीं दबाता था। मतलब उस स्किनर बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता था यदि वो भूखा नहीं होता था। तो अंतर्नोद क्या है, तो ये एक अवस्था है अंदर की जो क्या करती है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की कि शिक्षा में क्या महत्व है, इस सिद्धांत का आखिर शिक्षा में क्या जरूरत है। तो हम बात करते हैं इस सिद्धांत की शैक्षिक महत्व के बारे में। देखिए दोस्तों, चाहता तो मैं
क्लास को मात्र 5 मिनट में भी आपको समझा देता कि इन्होंने एक चूहा पर प्रयोग किया, स्किनर बॉक्स का यूज किया, इस प्रकार से इन्होंने क्रिया की, लीवर को दबाते भोजन मिल जाता। मतलब इस तरीके से मैं बता सकता था 5 मिनट में ये टॉपिक मैं आपके सामने क्लियर कर देता। लेकिन हर एक शब्द, वो हर एक अनुक्रियाएं, हर एक टाइप को मैंने अलग अलग से डिवाइड किया ताकि आपको इस टॉपिक को लेकर क्लियरिटी बनी रहे। तो अब हम बात करते हैं शैक्षिक महत्व के बारे में। तो शैक्षिक महत्व मतलब शिक्षक के लिए या शिक्षा में इस थ्योरी का क्या यूज है, क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहली उपयोगिता यह है कि यदि बच्चा किसी कार्य को करता है, यदि किसी कार्य को करने की कोशिश भी अगर वो कर रहा है, जो अपने हिसाब से कर रहा हो, अपने लेवल पर करता हो, तो टीचर को चाहिए कि वो उसके परिणाम बताकर या उसका जो प्रयास कर रहा है उसको परिणाम का बोध कराकर या परिणाम के ज्ञान के बारे में बताकर क्या करे, उसको रीइंफोर्समेंट दे ताकि वो उस कार्य को और अच्छे से कर सके। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में क्या आता है कि ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये जो पुनर्बलन है, ये सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। पुनर्बलन पर आधारित है, कुल मिलाकर ये सिद्धांत याद रखना। और इसमें क्या होता है कि यदि टीचर पुनर्बलन के द्वारा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है, मतलब कि बच्चा अगर किसी कार्य को कर रहा है, वो करने के साथ साथ अगर वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट लेकर टीचर के सामने आ रहा है, तो टीचर को उसे क्या करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, पुनर्बलन करना चाहिए। मेरा मतलब उसे शाबाशी देना चाहिए। तो वो क्या करेगा, कल से उस कार्य को करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मेहनत करेगा और ज्यादा एफर्ट लगाएगा। तो यहां तक उम्मीद है कि इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है वो भी आपके सामने स्पष्ट हो चुकी होगी। और ये सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया, हम आपके बारे में पूरा बिल्कुल जीरो से लेकर डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है ये क्लास अभी तक आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगली लर्निंग थ्योरी है हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अगर यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।